कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे अभिकेंद्र बल। इससे पहले मैंने अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल वाला फॉर्मूला प्रूफ किया था, ओमेगा के टर्म में भी और नॉर्मल भी के भी टर्म में मैंने प्रूफ किया था। अब देखेंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। लिखेंगे जब कोई पिंड और 2 मिनट आप ऊपर हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया है, ठीक है दोस्तों। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उस बल को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगने लगता है। इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं फिगर के थ्रू आपको डिफाइन कर रहा हूँ, फिगर के थ्रू ही समझ में आएगा कैसे चीज़ें होती। तो अगर हमने माना कि एक यह पिंड है, हमने माना कि कोई कण था जो वृत्तीय पथ पर घूम रहा था, कुछ कंडीशन हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए सेंटर क्या है दोस्तों? वो है, मान लीजिए कण यहाँ था ए पे, फिर कण घूमता हुआ कहाँ गया? बी पे, फिर कहाँ आया? सी पे, और फिर कहाँ आया दोस्तों? डी पे। तो जब ये वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगने लगता है। उसके सेंटर की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल के नाम से हम लोग जानते हैं, वेक्टर एफ। क्या लगता है? वेक्टर एफ। ये भी क्या लगा दोस्तों? वेक्टर एफ। और इसे भी आप दिखा सकते हैं, ये क्या है? वेक्टर एफ। तो इस तरीके से जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसके सेंटर यानी केंद्र की तरफ एक बल लगता है और इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसलिए अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? mv²/r, या आप कह सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैसे चीज़ों को देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, कंडीशन कुछ देखेंगे। अभिकेंद्र बल हो गया, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको उदाहरण समझना है तो आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, उदाहरण। साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ना। तो जो दोस्तों साइकिल सवार जो मोड़ पे मुड़ता है, कर्व लेता है, उस कर्व का कारण भी क्या है? अभिकेंद्र बल है। दूसरा ले सकते हैं एग्जाम्पल, ये मान लीजिए ये आपका फर्स्ट था,
अगर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमता है वृत्तीय पथ पर। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कि जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी किसके उदाहरण है? अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको कुछ जैसे साइकिल सवार का मोड़ पर मुड़ना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको पूरा हम प्रूफ करेंगे, जानेंगे। फिलहाल यहाँ तक मैं एग्जाम्पल रहने देता हूँ, उसके आगे जब कंडीशन लेंगे हम लोग तो इसमें साइकिल सवार के मोड़ का मुड़ने वाले कंडीशन को हम लोग क्या दिखाएंगे, बिल्कुल पूरे डिटेल फिगर के साथ, और उसको एक्सप्लेन करते हुए कैसे आपको मोड़ पर मुड़ता है तो कितने एंगल पर मुड़ना चाहिए, गाड़ी को कितने एंगल पर मुड़ना चाहिए, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, पार करने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारी चीज देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे छोड़ते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि पिंड जो था एक समान वृत्तीय गति कर रहा था। अब जो हेडिंग होगा परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण, हेडिंग जो होगा परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण, ठीक है। ये आपका हेडिंग हो गया परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण। तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्ती वृत्तीय गति का मतलब होता है कि जो कण अगर सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी, यानी प्रत्येक पॉइंट पर जो स्पीड है लगातार क्या होंगी दोस्तों, बदलेगी। और उसका डायरेक्शन तो अपने आप चेंज होता है, उसके साथ साथ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी लगातार बदलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई कण के वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर अगर परिमाण बदलेगा, तो जब परिमाण बदलेगा तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, परिवर्ती वृत्तीय गति कहलाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर ठीक है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर परिवर्ती चाल से गति करता है तो उसकी गति परिवर्ती वृत्तीय गति कहलाती है। तो उसकी गति परिवर्ती वृत्तीय गति कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर वो अलग अलग स्पीड से चलेगा, तो मैंने आपको कंडीशन बताया था जहां प्रूफ कर रहा था त्वरण वाले टॉपिक में, मैं वहां बताया था कि जो त्वरण आता है वास्तव में जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो जो वेलोसिटी होती है उसमें दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो होता है उसकी वजह से आता है स्पर्श रेखीय त्वरण, और जो डायरेक्शन लगातार चेंज होती है उसके कारण आता है अभिकेंद्र त्वरण। तो जाहिर सी बात है कि जब कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसकी लगातार क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर दो त्वरण आएंगे, एक टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय त्वरण और दूसरा एक नॉर्मल त्वरण, या जिसे आप अभिकेंद्र त्वरण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम अभिकेंद्र त्वरण की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, नॉर्मल त्वरण की बात करेंगे, जिसे हम त्रिज्य त्वरण भी कह सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं इस फिगर को एक ड्रॉ करूं, फिगर अगर आप कल्पना करें कि यहां से सेंटर है, ठीक है, सेंटर से ये क्या हो गया दोस्तों, r दूरी है, रेडियस क्या है इसकी
चलिए सेंटर आप वो माने, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो उसकी प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो कौन सा त्वरण आता है, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो इस डायरेक्शन में स्पर्शी की दिशा में कौन सा त्वरण आ जाएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको हम एटी के नाम से जानते हैं। एटी, एटी, जहां एटी मतलब टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए ये टेंजेंशियल हो गया, चूंकि ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अगर हम पी पॉइंट मान लें कि इसी पी पॉइंट पर सारी कहानी हो रही है, तो एक तो टेंजेंशियल हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होगी, तो मैग्नीट्यूड के कारण जो त्वरण आएगा वो टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। और एक जो उसके डायरेक्शन चेंज होता है, उस डायरेक्शन में चेंज यानी परिवर्तन की वजह से सेंटर की तरफ त्वरण लगता है, जिसको हम त्रिज्य त्वरण के नाम से जानते हैं, या आप नॉर्मल त्वरण भी कह सकते हैं, जिसे अभिलंब त्वरण कहते हैं। तो सेंटर के डायरेक्शन में कौन सा त्वरण लगेगा दोस्तों, इस तरीके से जो लगेगा वो लगेगा वेक्टर AR, रेडियल, जिसको रेडियल बोलते हैं, AR को बोलेंगे रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल, ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये रेडियल एक्सीलरेशन। तो जाहिर सी बात है, आपको वेक्टर में मैंने बताया भी था कि जब एक ही पॉइंट पर दो दो वेक्टर वर्क करते हों तो न तो कण ऊपर जाएगा, न ही ये सेंटर की तरफ आएगा, ये कहाँ से निकलेगा, बीचों बीच से निकल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये बीचों बीच निकलेगा और यही क्या कहलाएगा, और हम लोग यहाँ से इसको मिला सकते हैं, चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन ऐसे हो गए, ठीक है। और इन दोनों की परिणामी क्या आ जाती है, वेक्टर ए। इन दोनों की परिणामी क्या आ गई, वेक्टर ए लिखेंगे, चूंकि वेक्टर AT परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर AR पर, यानी AT और AR दोनों एक दूसरे के कितने बनाते हैं दोस्तों, 90 डिग्री। और जाहिर सी बात है जब 90 डिग्री होगा तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा यानी परिणामी त्वरण, लिखेंगे परिणामी त्वरण, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में अगर हम लोग निकाले तो AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस 2AT AR क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि अगर ये, तो यहाँ से जो आएगा AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। तो इस तरीके से जब कोई पिंड या जब कोई कण वृत्तीय पथ पर परिवर्ती चाल से गति करता है तो किसी भी पॉइंट पर जो नेट त्वरण निकालना होता है, परिणामी त्वरण होता है, वो होता है अंडर रूट में AT स्क्वायर प्लस AR का होल स्क्वायर। AT जो होगा, अगर आपको AT निकालना होगा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखीय त्वरण कैसे निकालेंगे, यानी ये तो फॉर्मूला बन गया, इसको आप इक्वेशन 1 कर दें। अगर आपको AT निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो अगर बात की जाए स्पर्श रेखीय त्वरण की, तो AT बराबर होगा dV/dt, dV क्या हो जाएगा, dt होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना होगा तो AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dV/dt होगा। अब अगर आपको नॉर्मल निकालना होगा, AR निकालना होगा, यानी त्रिज्य त्वरण निकालना होगा, तो त्रिज्य त्वरण AR इक्वल्स टू होगा V²/R, रेडियस आप मान ले, या आप इसी को कह सकते हैं R⍵²। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है।
आप इनका यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको AT पता है, फिर AR पता है और परिवर्तित चाल से गति कर रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला A=√T² + AR का यूज करें और फॉर्मूले की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको परिणामी त्वरण दिया हो, AR दिया हो और AT निकालने को कहें, तो आप AT ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें और भी वीडियो बनाने चाहिए और आपको पढ़ाने में मतलब उससे मोटिवेट होता है। टीचर कोई भी हो, आप किसी भी यूट्यूबर को देखें या किसी भी टीचर को देखें, जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे मन नहीं लगता है, लेकिन मोटिवेशन मिलता है तो लगता है कि हाँ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टॉपिक से, हमें वर्क करना चाहिए, इसलिए आदमी वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, एक दो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ही मैं लिख दे रहा हूं, या हाँ चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी से रिलेटेड। चलिए तो देखते हैं, कोई कार 200 मीटर त्रिज्या 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। जब इसकी चाल 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है, तो परिणामी त्वरण ज्ञात कीजिए। परिणामी त्वरण ज्ञात। तो दोस्तों देखते हैं, कोई कार 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। जब इसकी चाल 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है, तो परिणामी त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि कैपिटल R यानी त्रिज्या कितना दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है, और फिर वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। टेंजेंशियल त्वरण कितना दिए रखा है, 0.5, और आपसे पूछा कितना है, A पूछा है। परिणामी त्वरण पूछ लिया है, तो चलिए दोस्तों हम लोग परिणामी त्वरण निकालते हैं आगे। और जैसा कि आपको पता होगा, A रेडियस R इक्वल्स टू क्या होता है, V²/R, और V की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, और R कितना है, 200 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये कट गया, यानी आप कह सकते हैं 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो AR हो गया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, परिणामी त्वरण। तो निकाल दीजिए दोस्तों परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण अगर निकालेंगे आप, A इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट में AR² और प्लस AT²। तो ये हो गया आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2√2 into 0.5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आता है 0.707 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया है, बिल्कुल सॉल्व हो गया है। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अपने जितने भी व्यूवर्स हैं मतलब फ्रेंड्स हैं सर्किल में उसे सर्कुलेट करें ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके इस लॉकडाउन में। तो फिलहाल अपने वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।